तो एक बार शॉर्ट समरी लेते हुए, सबसे पहले नीड ऑफ मेजरमेंट हमने देखा था, फिजिकल क्वांटिटी देखा था, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन से होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सारी चीजें, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियंस, स्टेरेडियंस। मेजरमेंट्स को किस प्रकार, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, ये सारा हो गया। फिजिकल यूनिट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए यूनिट्स की जो हम यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए साइज में, एंड सो ऑन, ठीक है। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी है, इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे केजी, सेकंड्स, मीटर, ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब जैसे स्पीड की यूनिट हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई, डेंसिटी की यूनिट, ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स हमने देखा था, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली थी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है, मतलब रेडियन और स्टेरेडियन कैसे वो डिफाइन होती है, उनका मेजरमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। डायमेंशंस, हमने ये सारे डायमेंशंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद होगा, ठीक है। उनका फिजिकल फॉर्मूला और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई थी, ठीक है। इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, मैकेनिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज। फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पूरे चैप्टर का, जिसमें हम तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखते हैं और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला तो कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट सिस्टम, इसके हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, कैसे पता चलेगा, हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए और सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। फिर उसके नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसके थ्रू हम डेरिवेशन कर सकते हैं। एक इसमें मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चंस हमने इस पे भी बेस्ड किए थे, याद होगा। ये सारे अलग अलग बुक के एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लिमिटेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, सारे नोट्स थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये भी हमने देखा था, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनलेस, डायमेंशन के साथ वेरिएबल हो सकता है, डायमेंशन के साथ कांस्टेंट हो सकता है, या दोनों के बिना भी वेरिएबल और कांस्टेंट हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स, ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में किया था, रूल्स हमने देखे थे और किस तरीके से उसको राउंड ऑफ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या होता है, एडिशन में क्या रूल होता है, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। फिर ये और कई सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड चीजें हम कर रहे थे, ठीक है। यहां तक सब हमने किया था और ये सारे एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए थे। मेरे ख्याल से हम आज स्टार्ट करने वाले यहां से, ठीक है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स देखेंगे और उसके कन्वर्जन्स देखेंगे जो यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन, ये याद है ना, ये पता है। माइक्रो आता है तो मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶। नैनो आएगा 10⁻⁻⁹। एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये कन्वर्जन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, ध्यान देना। पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 और फेम्टोमीटर जो है 10⁻⁻15 होता है। ये लेंथ का या डिस्टेंस का स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें तो एकड़ टू स्क्वायर फीट और मीटर स्क्वायर कन्वर्जन, हेक्टेयर टू, यूजुअली कई क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 बान इज इक्वल्स टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। न्यूक्लियर फिजिक्स में यूजुअली ये बान जो है मेजरमेंट के लिए, एरिया मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते मास कैलकुलेशन के लिए क्विंटल, यूजुअली ये हम जानते हैं, रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। टन 1000 kg, पाउंड केक वगैरह के लिए करते। CSL, ये सुना है क्या कभी, 1 CSL, किसी को पता है CSL क्या होता है? 1 CSL ये थोड़ा नया होगा मेरे ख्याल से, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं उसको। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़े मास को रिप्रेजेंट करता है। इट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। सन के मास का 1.44 टाइम्स होता है। अब क्या बताता है, ये एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मतलब अगर मान लो किसी भी स्टार का मास जो है वो इससे कम होगा, तो जब वो जो स्टार डाई करेगा तो व्हाइट स्विफ्ट में वो चेंज होगा या फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, वो डिसाइड करता है ये नंबर,
ठीक है, तो एक बहुत हायर मास को रिप्रेजेंट करता है। एक शॉर्ट में बता दूं, एक वो मास की वैल्यू है जो सन के मास के इतने टाइम से, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू है। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सन के कोई भी स्टार के डाई करने पे उसका डाइंग प्रोसेस कैसा होगा वो डिसाइड करता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, हाँ, अब कुछ लार्ज डिस्टेंस पे आते हैं। तो बहुत सारी जगह पे लार्ज डिस्टेंस यूज हुआ है डायरेक्ट कन्वर्जन पे, तो ध्यान में रखना है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आई थिंक डिराइव कराया होगा, याद होगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 9.476 इंटू 10⁻15 मीटर्स। कैसे किया था डेरिवेशन, याद होगा। स्पीड ऑफ लाइट हमको पता होता था, डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद यहां से ये चीज नोट डाउन करना अगर ध्यान में नहीं है तो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नोट करो, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बाकी सारे तो कन्वर्जन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल AU से डिनोट करते हैं, कैपिटल AU। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ, it is defined as the mean distance of earth from the sun, from the sun। तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस है, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से डिनोट किया जाता है। यूजुअली प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनका यूज होता है। और 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये सारी लार्जर यूनिट है, लाइट ईयर हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ये सारी लार्जर यूनिट्स है। और सबसे लार्जर यूनिट जो होती है डिस्टेंस को मेजर करने की, वो पैरासेक है, मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। अब कई बार ना इसके डेफिनेशन पूछ लेता है या इससे रिलेटेड कन्वर्जन पूछ लेता है न्यूमेरिकल्स में। तो इसका मैं अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या है समझना। मान लो ये हो गया सन और ये अर्थ उसके अबाउट जो रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर सन और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस हमने देखा वो क्या होता है, 1 AU होता है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अगर इसमें एक ट्राइंगल बनाए तो यहां पर ये दोनों 1 सेकेंड का एंगल, 1 सेकेंड का एंगल याद है ना, सेकेंड क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, एंड 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिनट। एंड 60 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डिग्री। सो अगर ये दोनों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो जब वो 1 सेकेंड का एंगल बनाएंगे तो सन और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 पैरासेक। ठीक है, और ये पैरासेक इतना लार्जर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि बियॉन्ड द सोलर सिस्टम अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट है, तो उसके डिस्टेंस को हम AU या लाइट ईयर में मेजर नहीं करते, उसके डिस्टेंस को हम पैरासेक यूनिट में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये इनका रिलेशन होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पैरासेक के बीच में। ठीक है, 1 पैरासेक इज अप्रोक्सीमेटली 206,265 AU। सुरभि मैम को, हाँ सुरभि मैम वाला है ना, बोल देना। क्या ये क्लियर हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ अब यहां पर ना कुछ न्यूमेरिकल सम कर लेते हैं फटाफट से। चलो, न्यूमेरिकल हो सकता है इससे रिलेटेड हो, जनरल हो, एक बार देखते चलना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको सामने दिख रहा है, ट्राई करो उसको। क्या लिखा है एक बार पढ़ो और बताओ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। पढ़ लिया? ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये लिखा है, अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। तो कभी माइक्रोस्कोप यूज किया तुम लोगों ने? नहीं यूज किया?
ओके, माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन लेवल सेट करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन लेवल उसने कितना यूज किया, 100 का यूज किया, ठीक है। He makes 20 observations and finds the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm, ठीक है। तो अगर तुम लोग कभी डिजिटल माइक्रोस्कोप या नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे ना, तो उसमें मैग्निफिकेशन सेट करने का ऑप्शन आता है, कितना लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन आप कर रहे हो, और उसके जब वो सेट करते हैं ना, तो वो विड्थ या जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, वो दे देता है। तो यहां पर वो कितना आ रहा है, 3.5 mm आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ द हेयर। तो एस्टिमेटेड थिकनेस ऑफ हेयर क्या होगा, तो ये इस तरीके से समझो, जैसे अगर मान लो मैंने यहां पर एक इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम करता हूं, तो जूम करूंगा तो ये लगभग उसका क्या हो गया, डबल हो गया, और जूम करूंगा तो हो सकता है उसका क्या हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन का स्केल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ एक्चुअल में 1 mm होगी, तो वो उसको कितने टाइम्स रिप्रेजेंट करेगा, 100 टाइम्स रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअल विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट या एक्चुअल विड्थ ऑफ जो हेयर है, उसको हम ले लेते हैं, वो है x मिलीमीटर। समझ में आ रहा है ये चीज। और उसको मैग्नीफाई करके कितना शो कर रहा है, वो 3.5 mm शो कर रहा है। तो अब आपको बताना x की वैल्यू क्या होगी। नहीं आया समझ में, देखो यहां पर मान लेते हैं उसकी एक्चुअल विड्थ 3x mm, उसमें आपने 100 टाइम्स का मैग्निफिकेशन किया, मतलब जो उसकी एक्चुअल साइज थी उसकी 100 टाइम्स बढ़ गई। तो कितनी हो गई, x इंटू 100 हो गया। और जो आपका माइक्रोस्कोप का व्यू है, वो उसको कितना शो कर रहा है, 3.5 mm। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3.5 mm। समझ में आ गया। तो उसकी जो एक्चुअल साइज है, x की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 100 mm। इसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। हेलो, हाँ ले जाना इसको, हाँ ठीक है। वो माय फर्स्ट स्टेप के सामने है, माय फर्स्ट स्टेप का स्कूल है ना, उसके जस्ट सामने। हम्म, चल। तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल्स टू 0.035 mm। क्लियर हो गया ये चीज। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं कुछ नोट करना है तो नोट डाउन कर लो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एकदम सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट करो एक बार, शॉर्ट में नोट कर लो और समझ भी जाओ। क्या लिखा है, द फोटोग्राफर ऑफ अ हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of house on the screen is 1.55 meters square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया बस उसी टाइप का ही है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब यहाँ पर कई टर्म्स हो सकता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे। आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर है ना, वो थोड़े अलग होते हैं, उसमें डायरेक्टली आपका डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर ये जिस प्रोजेक्टर फिल्म की बात कर रहा है, फोटो फिल्म की बात कर रहा है, तो पहले एक OHP करके प्रोजेक्टर आते थे, कभी तुम लोगों ने देखा है, यूज किया है क्या, ट्रांसपेरेंसी वगैरह होती थी, किसी प्रेजेंटेशन में नहीं देखा वो। उसमें क्या होता था पता है, नीचे मैंने ग्लास लगा होता था, उसके नीचे लाइट लगी होती थी, ठीक है। और ना एक ट्रांसपेरेंट फिल्म, कभी स्टेशनरी में जाओगे ना, ट्रांसपेरेंसी है क्या पूछोगे,
ट्रांसपेरेंट फिल्म होती थी, उसमें ना पेन से लिखते थे, तो वो जो भी चीज थी ना वो ट्रांसपेरेंट पेपर में लिखाती थी, और ऊपर में एक मिरर लगा होता था, तो मिरर क्या करता था, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता था और स्क्रीन पे वो चीज प्रोजेक्ट होती थी। समझ में आई ये चीज? जिससे कभी देखा है कि ऐसा वाला सिस्टम नहीं देखा है, तो ऐसा यूज होता था मेरे ख्याल से आज से 8-10 साल पहले तक तो यूज हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता था, अगर कोई छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी क्लास में, जब डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं आए थे तब की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े क्लास में कोई चीज शो करनी होती थी तो ये तरीका यूज करते थे उस समय। तो उसमें अगर छोटे से ऑब्जेक्ट को, पहले अगर याद होगा पुराने जमाने में ना एक वो रील वाले कैमरे आते थे, पता है कि नहीं, उसमें रील डलती थी छोटी सी, तो वो छोटी सी जो रील है अगर उसको उस प्रोजेक्टर के इनपुट पे रखेंगे ना तो उसको बड़े फिल्म के फॉर्म में वो प्रोजेक्ट करेगा। तो बस ये उसी एग्जांपल को बता रहा है कि एक फोटोग्राफ है किसका, हाउस का, जिसका एक्चुअल में एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो थिकनेस है, ये जो स्लाइड फिल्म है उसके बारे में बता रहा है, स्लाइड फिल्म की थिकनेस जो है 35 है। ठीक है, स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, वो स्लाइड स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है, जब वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है तो उसका साइज कितना शो हो रहा है, 1.55 मीटर स्क्वायर प्रोजेक्ट हो रहा है। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन, तो उसका लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर को, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें मैग्निफिकेशन दिया था, हमें क्या करना था, उसका एक्चुअल साइज निकालना था, इस बार उल्टा करना है। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन, क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन। क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन इसलिए क्योंकि यहां पर एरिया की बात करें, एरिया क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, ये 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया कितना हो गया उसका, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई ये चीज? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको 1.55 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, 1.75 आ गया, दोनों में से पॉइंट हटा देते, सेम डिजिट्स है, तो 155 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 10⁻⁴। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, टर्म्स वगैरह काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर अलाउड है, रखे हो क्या? अभी नहीं रखे हो तो मैं एक काम करता हूं, उसको रफ कैलकुलेट करके बता देता हूं अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा। 155 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 10⁻⁴, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 8857। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को इतने मीटर स्क्वायर में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। क्लियर हो गया? तो कितने टाइम्स का क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन है इसमें, 8857 टाइम्स का, लेकिन इसने कौन सा मैग्निफिकेशन बोल रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्वाड्रेटिक से लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्वाड्रेटिक मैग्निफिकेशन, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर 8857 लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, रूट ओवर दिस टर्म विल बी 94 पॉइंट समथिंग, 94.1 के आसपास। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये सिंपल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्म है, कन्वर्जन। एक बार चेक करते चलो। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सारे, 1.9 1.10, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है। हो गया तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझते चलना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, सिंपल क्वेश्चन है। यहां लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 4.234, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दिया एक मेटल शीट का, और आपको उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2LB + BH + HL। अब यहाँ पर L की वैल्यू, B की वैल्यू दोनों मीटर में है, लेकिन H की वैल्यू किस में गिवन थी, सेंटीमीटर, तो उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो आपको क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा एरिया का, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट है 3, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर खत्म होता है, 2 के बाद लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर। क्या ये क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन वगैरह में तो कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन के बाद फाइनली आपके पास आंसर ये आ गया। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर चाहिए, तो आप कौन से फिगर्स ले लोगे, ये 0.0855, दैट्स इट, मीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। हटा दूं मैं ये? ऑनलाइन में जो प्रेजेंट है पलक, मसूदा, क्या ये क्लियर है, सब हटा दूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स के एग्जाम्स में भी पूछेंगे। एम्स 18 का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा है देखना, यहां पूछा द मास ऑफ ए बॉक्स बाय अ ग्रोसर बैलेंस इज 2.30 kg। तो एक बॉक्स का मास इसमें दिया है 2.30 kg। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास 20.15 grams and 20.17 grams are added to the box। तो इतने दो वेट्स को और इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। What is the total mass of the box? तो बॉक्स का टोटल मास क्या होगा? तो टोटल मास के लिए जो प्रीवियस मास था और जो न्यू मास था वो किस में गिवन था, ग्राम्स में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम्स में। तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, और उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो एडिशन के बाद आपको क्या मिलेगा, एडिशन के बाद आपको मिलेगा 2.340 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। और यहां पर आपको किस में चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। तो तीनों के एडिशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 2.3 था, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स था, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट्स तक लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन में, द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको मासेस का डिफरेंस भी चाहिए इन दोनों का, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.02, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्या ये क्लियर है? सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन। बस इसमें आपकी क्या चीज टेस्ट कर रहा है वो, कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नॉलेज है कि नहीं। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या लिखा है। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m। तो मूविंग मास m, द रेस्ट मास m0। तो ये दोनों मास है, m और m0, ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c। तो यहां पर दोनों स्पीड है, एक लाइट की एक पार्टिकल की। This relation first arose as a consequence of spatial relation due to Albert Einstein। तो वो रिलेशन के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है। यहां पर लिखा है, a boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c। He writes this। तो यहां पर वो रिलेशन लिखा है, ठीक है, रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों सिचुएशन में। और यहां पर जो c है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसे इस रिलेशन में प्लेस करना था। मान लो आप ही एग्जाम दे रहे हो,
आपको ये आंसर लिखना है, आपने लिख दिया लेकिन आप भूल गए कि ये सी कहां पर आएगा, तो कहां पर आएगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मैं जो क्वेश्चन, सी कहां, यहां पर सी आएगा। ओके, और किसी का कोई आंसर? वसुधा, पलक, कोई आंसर करेगा? सी कहां पर आएगा? अगर मान लो आप ही एग्जाम दे रहे हो, मान लो आपको स्टूडेंट हो, आपको फॉर्मूला आधा अधूरा याद है, लेकिन ये नहीं पता कि सी कहां पर आएगा, वो भूल गए हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपने पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट। डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी इक्वेशन में हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं। अभी लेफ्ट वाले का डायमेंशन क्या है? मास है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है? m l0 t0। ये क्लियर हो गया। तो राइट वाले का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ m नॉट का डायमेंशन, m नॉट भी यहाँ पर क्या है? मास, मतलब क्या आ जाएगा? m l0 t0। समझ में आ गया? तो लेफ्ट और राइट दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, बट राइट साइड में ये वाली टर्म भी आ रही है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m0 l t -1, यही होता है। स्क्वायर है वो अलग बात हो गई, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म जो है ना, ये डायमेंशन वाली टर्म है, और ये यूनिट है, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या यूनिट लेस क्वांटिटी और यूनिट वाली क्वांटिटी ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या मैं ये बोलूं कि 5 kg में 1 रुपीज ऐड करो, तो क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं, दोनों अलग अलग यूनिट्स के हैं। इसका मतलब 1 और ये वाली टर्म ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी टर्म क्या होनी चाहिए? यूनिट लेस होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो ये यूनिट लेस कैसे बनेगी? अब बताओ क्या आना चाहिए? ये यूनिट लेस कब होगी? जब ये वाली क्वांटिटी का जो यूनिट है, उसी यूनिट से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये स्पीड की यूनिट है, स्पीड स्क्वायर है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्पीड्स के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्पीड किसकी गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में? लाइट की, जिसको किससे डिनोट कर रहा है? सी से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तभी तो ये दोनों सेम यूनिट होंगी, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट टर्म्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। दैट्स व्हाई लेफ्ट और राइट के डायमेंशन और या यूनिट दोनों की क्या हो जाएगी? सेम। समझ में कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि सी वाली टर्म कहां पर आनी चाहिए और किस एक्सपोनेंट के साथ आनी चाहिए? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी तुमको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? सी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है वसुधा, पलक? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना क्वेश्चन। यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड है। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। ये तो हमने देख लिया था। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये सिंबल यूज होता है। 1 angstrom is equals to 10 raised to power -10 meter. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. ठीक है? What is the total atomic volume in meter cube? तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है किस फॉर्म में? मीटर क्यूब के फॉर्म में। ठीक है? और आपको ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, किसके लिए? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो मतलब जो उसका रेडियस हो जाएगा वो कितना हो गया? आपको गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा? -10। और एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 4/3πr³। अब यहां पर एक एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कितना होता है? ये वाला काउंट फिक्स है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, 6.023 10⁻23। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ये 1 मोल का
वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया? n की वैल्यू 0.623 इंटू 10⁻23, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और r क्यूब, तो रेडियस यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन था इन टर्म्स ऑफ मीटर हमने पुट कर दिया। क्लियर? सबको मल्टीप्लाई करो, फाइनली यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। क्या ये क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस हटा दो इसको, फिर मैं ये सारे सिंपल है, कैलकुलेशन बस है, तो इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आगे बढ़ते जाता हूं। तुम लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 1 mole of an ideal gas at STP occupies 22.4 mole volume, molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of mole of hydrogen? ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। आपको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है, वो है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब से। और आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और मोलर वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, और वो किस में गिवन है? लीटर्स में गिवन है, 22.4। लीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर क्यूब में, क्योंकि ये वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में, तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन सारे चीजें वही टेस्ट करेगा ज्यादातर क्वेश्चन में। तो ये आ गया हमारे पास मोलर वॉल्यूम। अब आप दोनों का रेशियो निकाल लो, तो मोलर वॉल्यूम की क्वांटिटी जो अभी हमने निकाली डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम की क्वांटिटी, यूनिट तो दोनों की सेम हो गई, तो रेशियो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ के आसपास। क्लियर हो गया ये कैलकुलेशन? हटा दो फिर इसको भी मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो ये सब जो मैंने क्वेश्चंस दिए तुम लोगों को अभी करेंटली, ये सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड वाले थे। अब मैं कुछ आता हूं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से तुम लोग सॉल्व करना चालू करो। इसके पहले तो कोई खास क्वेश्चन थे नहीं, ऐसे ही थे। तो ये यहां से तुम लोगों का सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन नोट करना और आंसर भी चाहिए फिर मुझे। और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, फिर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से ना। किसी का आंसर आएगा तो बताना मुझे। नहीं है आंसर? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या होता है, पता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करो, मैंने ये पूरे के पूरे फॉर्मूले और उसके डायमेंशंस लिखवाए थे, है ना?
हालांकि कई फॉर्मूले कई चीजें हमने यूज नहीं की है इसलिए हमें याद नहीं होता, फिर भी सरफेस टेंशन का एक बार चेक करना, लिख पाए ना? हाँ, फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स अपॉन लेंथ है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में सेम डायमेंशन से कौन सी चीज मैच कर रही है? ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ ये हो गया। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो क्या आ जाएगा? केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है? फोर्थ वाला। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर तो मेरे ख्याल से पढ़ा है तुम लोगों ने। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो पढ़ते थे तुम लोग। फोर्स सर पर बी का यूनिट। थर्ड होगा। हाँ, बी का थर्ड होगा सर। बी का थर्ड, यस करेक्ट। तो फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर इनवर्स सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। मतलब इसका कौन सा आ जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया? विस्कोसिटी ये शायद नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स पढ़ा है क्या? इम्पल्स भी नहीं पढ़ा है, इसके पहले तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने फॉर्मूले में बताया। तो चलो ये दो चीजों से मैच करते, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का 4, तो ए का 4 या ए या तो बी आएगा। बी का 3, ये दो ऑप्शन सेम हो गया। मतलब आपको सी तो निकालना पड़ेगा, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पे आते, तो विस्कोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी, विस्कोसिटी। इसमें नहीं आएगा। दो चीजें थी ना, एक विस्कोसिटी थी और एक इम्पल्स था। इम्पल्स इज अ शॉर्ट फोर्स। इम्पल्स तो यहां पर होगा, इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, और टाइम का हो जाएगा टी। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर मास की यूनिट हो जाएगी केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मतलब क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। तो चेक कर लो उसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? केजी मीटर पर सेकंड। हम्म, केजी मीटर पर सेकंड, तो इसका आ जा रहा है सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है। तो ऑब्वियसली नहीं, अभी हमने इम्पल्स का निकाला ना, इम्पल्स का सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो विस्कोसिटी का कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसका फाइनली करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है ये? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? The density of material in SI unit is 128 kg per meter cube. In certain units in which the unit of length is 25 centimeter and unit of mass is 50 grams, the numerical value of density of material is। पहले क्वेश्चन लिखो और किस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? कन्वर्जन फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2। ठीक है, चलो कन्वर्ट करके बताओ आंसर इसका।
आया क्या आंसर? आ, यहां पर देखो, सबसे पहले 128 केजी पर मीटर क्यूब ये गिवन है, और आपको दूसरे यूनिट में बताना है। यूनिट जो दूसरा सिस्टम है उसमें 50 ग्राम्स और 25 सेंटीमीटर है, तो तुम ये वाला मेथड यूज करो। N2 इज इक्वल्स टू क्या था, N1, यही वाला तरीके से कर रहे हो, M1/M2, ठीक है, और यहां पर उसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1, L1/L2, और उसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा -3। टाइम तो है ही नहीं, तो T1/T2 लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू N1, तो N1 की जगह पे आ जाएगा 128, M1/M2। तो यहां पर फर्स्ट सिस्टम में जो मास है वो कितना है, केजी में, 1 kg। तो यहां पर लिख देता हूं 1 kg, 1 kg। और M2 जो है वो है 50 ग्राम्स, तो यहां पर आ जाएगा 50 ग्राम्स। ये क्लियर हो गया। L1/L2, तो यहां पर मीटर में है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, और ये है 25 सेंटीमीटर, और रेस टू पावर हो गया -3। यहां तक क्लियर हो गया। अब 128, अब इस केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 50, और ये कितना हो जाएगा, 100/25 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। तो वो टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। तो 25 वन सा 25 फोर सा ये कट जाएगा, और ये 0 0 कट, 5 वन सा 520, तो ये हो गया 128 इंटू 20, और ये 4 की पावर कितना हो गया, -3, ठीक है। सो 128 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4⁻3, 4⁻3 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 वन जा 64 टू सा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या ये समझ में आया वसुधा, पलक? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ज्यादातर इसमें डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 24 जनवरी 24, अभी जो लास्ट ईयर ही हुआ था इसका एग्जाम, मतलब जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, एक ए पे और दूसरा बी पे ध्यान देना, ठीक है। वेयर ई एक्स एंड टी हैव द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, लेंथ एंड टाइम। तो ये ई जो है वो एनर्जी है, एक्स जो है लेंथ है, टी जो है वो टाइम है। क्लियर हो गया। देन द डायमेंशन ऑफ ए बी इज, नोट करो क्वेश्चन और ट्राई करो उसको सॉल्व करो प्रॉपरली, सही आंसर चाहिए।
आया आंसर किसी का? अच्छा ये बताओ, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ये सब इसीलिए मैंने पुरानी चीजें रिकॉल करवाई थी, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा ना। एनर्जी का डायमेंशन होता है mL/T-2। तो जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन है वो ही राइट साइड का भी डायमेंशन होना चाहिए, इतना मैंने हिंट कर दिया। बाकी दोनों के डायमेंशन तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? m0 L/T0, करेक्ट। अब जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? बी का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली ही चीजें आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है। मतलब यही डायमेंशन किसका हो गया? बी का हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो एनर्जी का यहां पर फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड का डायमेंशन ये है, और राइट साइड के न्यूमरेटर का डायमेंशन हमारे पास क्या आ रहा है? m0L/T0, यही आ रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड के न्यूमरेटर का डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ए। तो ए का डायमेंशन अभी हमें नहीं पता, और उससे क्या मल्टीप्लाई है? टी, और टी क्या है यहां पर? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? m0L/T, सॉरी m0L/T1। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब बताओ ए का डायमेंशन क्या हुआ, थोड़ा सोचो समझो और बताओ। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं, एक मिनट। सी आई थिंक सोल्यूशन इसमें है शायद, आंसर मैंने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। यहां तक समझ में आ गया था ना? हाँ, अब देखो यहां पर इसमें लेफ्ट साइड वाला डायमेंशन एज इट इज mL/T-2 है ना। राइट साइड में क्या हो जाएगा डायमेंशन? अगर इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूं तो m0L/T-1 डिवाइडेड बाय ए का डायमेंशन, ऐसा ही होगा। अब ए का डायमेंशन क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं MALBTC, ये है उसका डायमेंशन। तो लेफ्ट साइड में ये आ गया mL/T-2। राइट साइड में क्या हो जाएगा? m-A L/2-B T-1-C। क्या ये क्लियर हो गया? अब कंपेयर करो दोनों को, तो यहां से कंपैरिजन करने पे तुम्हें ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू मिलेगी -1। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू के लिए इन दोनों को कंपेयर करो, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। सी की वैल्यू के लिए इन दोनों को कंपेयर करो, तो -1 माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो ए का डायमेंशन जो हमने लिखा था वो एक्चुअली डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? m/A, तो m-1 यही होगा। L0 क्लियर। T1 ये किसका डायमेंशन हो गया? ए का डायमेंशन हो गया। क्लियर हो गया? और बी का डायमेंशन हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल लिया था। बी का डायमेंशन क्या आया था? m0L/T0 ये आया था।
लेकिन क्वेश्चन में तुमको किसका डायमेंशन बोल रहा है, ए बी का डायमेंशन बोल रहा है, तो ए बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m-1 L2T1। चेक करो। अब m-1 इसने ऑर्डर चेंज करके लिखा है, m-1 L2T1। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। क्या ये समझ में आया? एक बार चेक करो पलक, वसुधा। Yes, sir. Sir. ठीक है, हटा दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ओके, ये तो हो चुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नोट करना। ठीक है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसमें लेके नहीं आया, क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, और यहां पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 1, और उसके बाजू में लिस्ट 2, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है 1001 010.1 100.100 0.001010। ये है 1 2 3 4। इधर पे आ रहा है ABCD, ऑप्शन है 3 4 5 6। ठीक है, और लिस्ट 1 जो है वो नंबर्स का है, और लिस्ट 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो मैच करके बताओ। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया है, ये क्वेश्चन JEE अप्रैल 24 का है। फर्स्ट का बी करेक्ट, Sir, A2. 2 का ए, थर्ड का डी करेक्ट, फोर्थ का सी करेक्ट है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट करना। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी JEE 24 का है, लेकिन ये है जनवरी वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करना। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of the simple pendulum measured, of the simple pendulum measured by using 4 different measuring clocks, by using 4 different measuring clocks were recorded as follows, were recorded as follows। were recorded as follows। 4.62 seconds, 4.632 seconds, 4.6 seconds, 4.64 seconds। नोट कर लिया? आगे क्वेश्चन में लिखा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज रीडिंग्स इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज रीडिंग्स इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे ही सॉल्व करो। द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज रीडिंग्स इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताओ क्या आएगा आंसर।
हम्म। हाँ। नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? हम्म। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तुमने सिर्फ सबका सम निकाला है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 4। सर 4.533। नहीं, वो ऑप्शन में ही नहीं है। इन सब का एडिशन कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 2, और ये आ जा रहा होगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 6 4 जा 24 का 4, ये आ गया 2 60 18.492 ऐसा आ रहा है। हाँ, 18.492 को देन डिवाइड कर रहे होगे 4 से, बिकॉज अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16 पॉइंट 2 और 4 4 6 जा 24, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, करेक्ट, एंड 4 3 जा 12। ये आ रहा है क्या? चेक करो। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.6। बिकॉज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे हम? 2, क्योंकि यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। क्लियर हो गया पलक? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कुछ नीट लेवल के क्वेश्चन देगा हूं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में ना एमसीक्यू ही आएगा, तो बेटर है कि हम इस टाइप के एमसीक्यूज कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नोट करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएमटी, जो पहले नीट की जगह पीएमटी एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस in electric circuit, the dimension of resistance in electric circuit, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको बताना है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ये सारे फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे जो मैंने सामने लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो, ठीक है? इतना हिंट सफिशिएंट है डायमेंशन बताने के लिए। हाँ, बताओ आंसर। ML2T-3, ML2T-3, और भी एक डायमेंशन, हाँ I-2, हाँ अब सही है, करेक्ट है वसुधा। तो देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? पर यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन होता है, ठीक है? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए। फिर उसके ये हो जाएगा W/Q, ये आ गया W/Q। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W/Q इंटू I। यहां तक क्लियर हो गया? अब I, Q की वैल्यू क्या होती है? I इंटू T, ये भी पढ़ा है।
तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर टी। क्या ये क्लियर हो गया? और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। और इसका डायमेंशन अभी हमने देखा, बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या था, L2T-2, ठीक है। और ये I करंट का डायमेंशन क्या होता है, तो करंट का डायमेंशन I ही होता है, याद आया ये। और टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T होता है। तो फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ML2T-3। अच्छा ये I स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा I-2। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना। if force if force F if force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then unit of mass is समझ में आया क्या क्वेश्चन? देन द सॉरी यूनिट नहीं, डायमेंशन ऑफ मासेस, यूनिट नहीं डायमेंशन ऑफ मासेस, देन द डायमेंशन ऑफ मास इज आया समझ में क्वेश्चन? मास का डायमेंशन क्या होता है, m। लेकिन अब ये बोल रहा है कि हम फंडामेंटल डायमेंशन को रीडिफाइन कर लेते हैं कि भाई फोर्स एक फंडामेंटल डायमेंशन मान लेते हैं F, वेलोसिटी को एक फंडामेंटल डायमेंशन मान लेते हैं V, और टाइम को एक फंडामेंटल डायमेंशन मान लेते हैं T। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? तो आपको वो रिलेशन बताना पड़ेगा जो फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और मास में एक रिलेशन बताता हो। बताओ क्या है? ऐसा कौन सा फिजिक्स का फॉर्मूला है जो इन सब को रिलेट करता है? या ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है FV-T-2, FV-1T-1, FV-1T, FV-T-1। ये चार ऑप्शन भी दे दिए, चलो मैंने। अच्छा बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू, भी तो हमने कई बार यूज किया ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पर मास जो है उसका हमें डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें फोर्स और एक्सेलरेशन का डायमेंशन यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स के डायमेंशन को उसने बोल दिया हम F लेंगे। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v/t हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, F, और यहां पर क्या हो जाएगा, v/t। क्या ये क्लियर हो गया? तो या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा F, या आ जाएगा v/t-1, है ना। तो फाइनली सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, F v-1, और ये क्या हो जाएगा, t+1। क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना? ये वाला क्वेश्चन भी कब का आया हुआ है, ये है JEE में भी आया है ये 21 में सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन AIPMT में 14 में आया है, AIPMT 2014।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कराता हूं, इसको कंप्लीट कर लो। इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं और कई बार पूछा गया सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। AIPMT 15 वाला है। क्वेश्चन है, इफ एनर्जी E, velocity V, energy E, velocity V and time T are chosen as fundamental quantities, then the dimensional formula for surface tension, then the dimensional formula for surface tension, question mark। देखो तुम लोगों को मैंने ये जो फॉर्मूले लिखाए थे ना, वो फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो पूरे लिख पाए थे उसको यूज करना पड़ेगा, तभी ये सब डायमेंशनल एनालिसिस बनेगा। ट्राई करो इसको। आया क्या आंसर? तो पहले बताओ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको फोर्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फोर्स और लेंथ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर फोर्स का आप रिलेशन देखो एनर्जी से क्या होता है, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी और वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F इंटू डी, ये हो जाएगा। तो यहां पर मैं F इंटू डी कर देता हूं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अच्छा नहीं, यहां पर एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना हमें। हाँ, एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एफ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? ई बाय डी अपॉन, ये क्या हो गया? एल। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? ई अपॉन डिस्टेंस या लेंथ दोनों सेम डायमेंशन होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पर ये देखेंगे, एनर्जी ई तो आ गया, लेकिन अब मुझे एल स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस स्क्वायर या एल स्क्वायर जो हम यहां पर लिख रहे हैं,
वो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर ये जो E है एनर्जी, ये E एज इट इज रहेगा क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट हो गई एज पर द न्यू डेफिनेशन। और एल स्क्वायर की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहां पर पावर में 2 है तो इसके एक्सपोनेंट में भी क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर आ जाएगा E, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, V की पावर क्या हो जाएगा, -4, और T की पावर क्या हो जाएगा, -4। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कन्वर्जन करना पड़ेगा। इस पे कर लो इसको कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं देता हूं आज की क्लास में, सिमिलर टाइप का, डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड। ये हटा दूं क्या मैं? लास्ट क्वेश्चन नोट करना, ऑप्शन के साथ दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, which of the physical quantity has dimension ml2 t minus 3? ml2 t minus 3। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी इम्पल्स। इम्पल्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इम्पल्स, इसमें से किसका डायमेंशन ये है? एनर्जी का डायमेंशन याद है? क्या है बताओ? ml2 t-2। ठीक है, तो जो एनर्जी है उसका डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। मतलब वर्क का भी डायमेंशन क्या होगा, यही होगा। तो मतलब ये ऑप्शन तो यहीं पर कट गया, क्योंकि यहां पर t-3 आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? t-3 कब आएगा, जब एनर्जी अपॉन टाइम आएगा, अपॉन टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया, पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर। क्लियर? तुम लोगों को ना थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर्मूले की और डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आगे जाके। ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। कुछ डाउट है तो पूछ लेना। अगली क्लास में मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दूंगा काइनेमेटिक्स से, मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, कुछ डाउट है वसुधा, पलक, तो पूछ सकते हो, ये तो फिर एंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड कर दो फिर मैं क्लास। ओके ठीक है, हाँ पूछो वसुधा क्या